नमस्कार साथियों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। भारत की संसद द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को लैंगिक अपराधों के शोषण से बचाने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया था, जो कि 14 नवंबर 2012 से लागू है। इस अधिनियम की धारा 2 में तथ्यों को परिभाषित किया गया है, जिनमें से सेक्शन 2D यानी धारा 2 के खंड घ में यह बताया गया है कि बालक कौन होगा। अर्थात बालक वह व्यक्ति है जो 18 वर्ष से कम आयु का है। यानी एक तरह से कहा जाए तो उम्र आधारित यह अधिनियम है और इससे संबंधित प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 में भी किए गए हैं। परंतु जिन बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम आयु की है, उनके संबंध में जो लैंगिक शोषण का अपराध किया गया है, उनको इस अधिनियम के तहत इन अधिनियम के प्रावधानों के तहत देखा जाएगा। यानी इस तरह के अपराधों को इस अधिनियम में दंडनीय बनाया गया है। धारा 2 घ में यह बताया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बालक माना जाएगा। इसी प्रकार से अध्याय 2 दंड से संबंधित है, जिनमें यह बताया गया है कि बालकों के विरुद्ध जो लैंगिक अपराध होते हैं वो क्या होते हैं। तो इस अधिनियम की धारा 3 में हम देखेंगे जो अध्याय 2 का पहला सेक्शन है, उसमें धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला यानी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस को परिभाषित किया गया है। प्रवेशन लैंगिक हमला क्या होता है, इसको धारा 3 में बताया गया है और इसके संबंध में दंड का प्रावधान अधिनियम की धारा 4 में किया गया है। इसी तरह से जो प्रवेशन लैंगिक हमला है वो गंभीर रूप में या गुरुतर रूप में या एग्रावेटेड फॉर्म में अपराध कैसा होता है, यह बताया गया है अधिनियम की धारा 5 में। धारा 5 में जो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है वो एक तरह से प्रवेशन लैंगिक हमला का बृहद रूप है, गंभीर रूप है। तो उसको धारा 5 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला को बताया गया है और उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 6 में किया गया है। तो ये प्रवेशन लैंगिक हमला और गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला अर्थात पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस और एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस, ये धारा 3, 4, 5 और 6 में अपराध को परिभाषित करना और दंड का प्रावधान किए जाने का प्रावधान है। इसी तरह से धारा 7 में लैंगिक हमला यानी सेक्सुअल असॉल्ट को परिभाषित किया गया है और धारा 8 में लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 9 में गुरुतर लैंगिक हमला यानी एग्रावेटेड सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में प्रावधान है और धारा 10 में उसके संबंध में दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 11 में लैंगिक हमला या सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में प्रावधान किया गया है और धारा 12 में लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड है। तो ये चैप्टर 2 जो अपराध से संबंधित है वो धारा 3 से लेकर धारा 12 में बताया गया है, जिसमें प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, लैंगिक हमला और सेक्सुअल हरासमेंट यानी लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अध्याय 4 में यानी धारा 16 और 17 में अपराधों के दुष्प्रेरण के संबंध में और दुष्प्रेरण के लिए दंड के संबंध में प्रावधान किया गया है और धारा 18 में अपराध को करने के प्रयास के संबंध में दंड का प्रावधान किया गया है। इसके बाद एक चीज़ हम और देखते हैं जो कि इस अधिनियम में बेहद महत्वपूर्ण है, जो प्रक्रिया से संबंधित है, जो हम सबको जानना बेहद आवश्यक है और जिसके बिना हमारा आज का ये वीडियो अधूरा रहेगा, जो विधि व्यवसायियों को भी जानना आवश्यक है। अध्याय 7 जो विशेष न्यायालय के संबंध में प्रावधान करता है, तो अध्याय 7 की धारा 28 में यह बताया गया है कि इस अधिनियम के तहत अपराधों का विचारण किस न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। यानी अध्याय 7 की धारा 28 में विशेष न्यायालयों के बारे में प्रावधान किया गया है और विशेष न्यायालयों के बारे में जो प्रावधान किया गया है उसमें ये कहता है कि त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए, मतलब स्पीडी ट्रायल, त्वरित फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग ए स्पीडी ट्रायल, त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिला के लिए सेशन न्यायालय को
विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित करेगी। इसके अलावा 28 में विशेष न्यायालय के पश्चात धारा 32 में विशेष लोक अभियोजक के बारे में प्रावधान किया गया है। अर्थात ये बताया गया है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मामलों का संचालन करने के लिए प्रत्येक न्यायालय में एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक छोटी सी जानकारी अपने बारे में साझा करना चाहूँगा जो कि हमको लगता है कि ज़रूरी है। राज्य सरकार द्वारा मुझे भी इस अधिनियम के तहत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है और इस मामले के तहत गठित विशेष न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन का संचालन करते हुए 30/8/2025 को एक मामले का फैसला हुआ था, जिसमें मैं विशेष लोक अभियोजक की हैसियत से उपस्थित हुआ था। उस मामले में अभियुक्त को शेष प्राकृत जीवन काल के लिए दंड और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया था। इसके अलावा अध्याय 8 में विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां तथा साक्ष्य का अभिलेखन के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसकी धारा 33 विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियां बताती है। यानी अध्याय 8 का जो सेक्शन 33 है वो प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियों के बारे में प्रावधान करती है, जिसमें यह बताया गया है कि कोई विशेष न्यायालय अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द किए बिना किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है। यानी जो विशेष न्यायालय है वो लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत की जो धारा 33 है उसके तहत अपराधों का सीधा संज्ञान ले सकता है। ये नहीं कि उसको कमिट करके सुपुर्द करके मजिस्ट्रेट के द्वारा भेजा जाए तब वो उस अपराध का संज्ञान लेगा, सीधा संज्ञान ले सकता है। किस आधार पर ले सकता है? ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर, 2 आधारों पर विशेष न्यायालय संज्ञान ले सकता है। इसके अलावा और क्या प्रावधान किया गया धारा 35 में? यह प्रावधान है कि विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक को न्यायालय में परीक्षण के लिए बार बार नहीं बुलाया जाए। यानी विचारण के दौरान जो बालक साक्ष्य देने के लिए उपस्थित होता है उसको न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने के लिए बार बार नहीं बुलाया जाए। इसके अलावा विशेष न्यायालय विचारण के दौरान आक्रामक या बालक के चरित्र हनन संबंधी प्रश्न पूछने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी समय बालक की गरिमा बनाए रखी जाए। विशेष न्यायालय यदि आवश्यक समझे विचारण के दौरान बालक के लिए बार बार विराम अनुज्ञात कर सकेगा। विशेष न्यायालय बालक के परिवार के किसी सदस्य, मित्र, संरक्षक, नातेदार की जिसमें बालक अपना भरोसा रखता है न्यायालय में उस उपस्थिति अनुज्ञात करके बालक के लिए मित्रतापूर्ण वातावरण को सृजित करेगा। एक चीज और, धारा 33 में जो विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियाँ हैं उसमें एक चीज़ और है कि विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अन्वेषण या विचारण के दौरान किसी भी समय बालक की पहचान प्रकट न होने पाए। तो ये धारा 33 के प्रावधान थे। इसके अलावा जो धारा 35 में बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपटारा करने के लिए जो अवधि के बारे में प्रावधान किया गया है उसमें बताया गया है कि बालक की साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान किए जाने की 30 दिन की अवधि के भीतर अभिलिखित किया जाएगा और विलंब के लिए यदि कोई हो विशेष न्यायालय द्वारा कारण अभिलिखित किए जाएंगे तथा विशेष न्यायालय यथासंभव अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर विचारण को पूरा करेगा। तो ये प्रावधान धारा 35 में है। धारा 36 में यह प्रावधान है कि प्रमाणित करते समय बालक का अभियुक्त को न दिखाना। विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी समय किसी भी प्रकार से साक्ष्य के अभिलिखित करते समय अभियुक्त के सामने प्रदर्शित नहीं किया गया है, जबकि उसी समय यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त उस बालक का कथन सुनने और अपने अधिवक्ता को सूचित करने की स्थिति में है। इसके अलावा विचारण धारा 37 में प्रावधान किया गया है कि विचारण का संचालन बंद कमरे में किया जाएगा। अर्थात विशेष न्यायालय मामलों का विचारण बंद कमरे में और बालक के माता पिता या किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा जिसमें बालक का विश्वास या भरोसा है। तो ये प्रावधान थे लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के बारे में। साथियों, एक
छोटा सा निवेदन रहेगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा।